हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। इवनिंग कैसे हो? सर ठीक है सर, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा। अच्छा, चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी आयुष, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी आयुष। हेलो। हेलो। यस सर। चलो ठीक है। और क्या कह रहे हो? अरे बेटा, परसों परसों छुट्टी है, ठीक है? आप लोग का परसों यहाँ पे भी छुट्टी, हॉलीडे है, ठीक है? ओके सर। गुड परसों इवनिंग यहाँ सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परसों यहाँ पे भी हॉलीडे है, ठीक है? क्लासेस नहीं चलेगी। ओके। ओके सर। फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्लास की उतना जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी आगे चल रहा है अभी, ठीक है? टेस्ट से, ठीक है?
हाँ जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट किया जाए। टेस्ट कैसा गया आप लोग का, पहले ये बताओ। टेस्ट कैसा गया? प्रिडिक्शन का था ना? हाँ जी, चेक यस नहीं सर। करो कि टेस्ट वगैरह कैसा गया? लो, हाँ जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रोटेशन मोशन, है कि नहीं? तो देखो, सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने कर लिया। सेंटर ऑफ मास मेरा कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो रोटेशन मोशन की बात करें तो रोटेशन मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है कि नहीं? बॉडी जो होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, या किसी एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या किसी प्लेन के अबाउट हो सकता है। वो रोटेट कर सकता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मास है, ठीक है? एक मास है, वो मास इस पी पॉइंट के अबाउट, ये मास मान लो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है? ये रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे रोटेशन मोशन। हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लो कि जैसे कि मान लो कि फैन होता है, फैन मान लो, तो फैन ले ले, तो फैन क्या होता है कि फैन जो होता है ना, वो किसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है, ठीक है? ये जो फैन, मान लो कि ये फैन घूम रहा है, ठीक है, किसी ओमेगा से, तो फैन जो होता है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि फैन जो है वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। या कोई मास मान लो कि एक एक्सिस है, ठीक है? एक मान लो कि ये लाइन है ऐसा, ठीक है? कोई मास है यहाँ, यहाँ एम मास, और ये मास इस लाइन के अबाउट अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है, कहीं यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन, ये मास है वो इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ठीक है? और अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो ये जो फैन है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है? या मान लो कि एक मेरे पास डिस्क है, ठीक है? एक मान लो ये डिस्क है, डिस्क है, और मान लो ये डिस्क जो है ना वो किसी लाइन, ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये इसके अबाउट ये डिस्क घूम रहा है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रहा है इस लाइन के अबाउट, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो होगी वो रोटेट कर रही होगी किसी एक्सिस के बाद। हम लोग अभी तक देखो, हम लोग जो किया है वो ट्रांसलेशनल मोशन किया है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती थी, ठीक है? बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती थी, वो ट्रांसलेट करती थी कि कभी मान लो यहाँ पे है, ठीक है? किसी टाइम पे अगर यहाँ पे है, ठीक है, टी टाइम पे, तो किसी भी अगले टाइम T1 टाइम पे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या हुई, यहाँ से डिस्प्लेस हो गई। तो इसमें क्या होता था, ये ट्रांसलेट करके यहाँ से यहाँ आई, ठीक है? तो इसमें पोजीशन इसका चेंज हो जाता था कि यहाँ पे पोजीशन है, फिर यहाँ पोजीशन। तो रोटेशन मोशन में क्या होता है कि एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा होता है कि नहीं? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी दो तरह बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी की बात करें तो वैसा बॉडी जिसका कि जिसके जिस वैसा बॉडी जिस बॉडी के दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज ना करे, तो वैसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास एक इस तरह का रॉड है, मान लो, ठीक है, एक आयरन का रॉड है। तो मान लो आयरन का रॉड, एक पॉइंट ये ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह का रॉड है। तो तुम ऐसा करो कि यहाँ पे अगर मान लो ये दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, तुम इस रॉड को तुम कहीं पे भी ले जाओगे, मान लो इसको घुमाओगे
या इसको आगे ले जाओगे या इसको तुम रोटेट करके तुम इस तरह कर दिए, ठीक है, इस तरह कर दिए, तो अभी भी क्या होगा कि इस दोनों पॉइंट ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है अजय, क्लियर है? तो हाँ, यस यस सर। तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। यहाँ पे भी लिखा होगा अ बॉडी इन एन असेंबलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल। तो ये देखो, ये बॉडी जो है लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर ये बना हुआ है। वी डू नॉट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंस अंडर एनी सर्कमस्टांस और इन अदर वर्ड द बॉडी इज, ठीक है, इज नॉट डिफॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टांस, यानी कि कोई भी सर्कमस्टांस पे ये डिफॉर्म ना हो। यानी अगर ये डिफॉर्म हो जाता है तो डिफॉर्म होने के केस में मान लो ये अपना शेप चेंज कर लिया, तो डिफॉर्म होने के केस में क्या होगा, इस दोनों के बीच ए और बी के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी या एक्सटेंड, मतलब मान लो कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि दो दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहना चाहिए। तो उस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। अगर मान लो कि मेरे पास एक रबर का इस तरह का बैंक है, मान लो कि ये रबर का रॉड है, मान लो, ठीक है, रबर का रॉड है। अब इस पे तुम फोर्स लगाओगे, ठीक है, इस पे तुम फोर्स लगाए तो हो सकता है कि ये रबर का रॉड क्या हो जाए कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। तो मान लो कि दो पॉइंट ले लेते हैं ए बी, इस दोनों के बीच ये डिस्टेंस है, जो इस पे फोर्स लगाए तो हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? पहले मान लो एल था, अब ये एल डैश हो जाएगा। तो इस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं करेंगे। कारण क्या, कि इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इस दोनों के किसी दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है, फिक्स नहीं रहा, तो इस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं करेंगे। तो लेकिन इस तरह के बॉडी जिसमें कि दोनों दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस है वो किसी भी सर्कमस्टांस पे, ये चाहे ये घूम रहा हो चाहे ये ट्रांसलेट कर रहा हो, ठीक है, उस केस में अगर चेंज ना हो, ठीक है, तो उस तरह के बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, क्लियर है? तो ये यस है सर रिजिड बॉडी। ठीक है, तो उसी तरह से हमने डिफाइन कर दिया है, ऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, बॉल, व्हीकल आर कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी व्हाइल एनालाइजिंग देयर ट्रांसलेशनल एंड एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मान लो कि हम लोग स्टोन लेंगे, बॉल लेंगे, व्हीकल वगैरह लेंगे, तो उसको हम लोग या रॉड वगैरह ले लिए तो उस सबको हम लोग एज ए रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे। कोई ब्लॉक ले लिए, ठीक है, तो उस सबको हम लोग एज ए रिजिड बॉडी कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सर डिफॉर्म नहीं होगी मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन मतलब शेप साइज चेंज ना करे। ठीक है, अगर मान लो कि ये शेप साइज चेंज कर दिया तब तो ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी ना, है कि यस नहीं? सर मान लो ये रॉड जो था, मान लो कि रॉड है, ये थोड़ा लंबा हो गया या थोड़ा छोटा हो गया, तो क्या होगा कि उससे तो दो पॉइंट के बीच रिलेटिव डिस्टेंस पे भी असर पड़ेगा ना, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो डिफॉर्म नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह के बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो अब देखो एक बात, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा था, सेम चीजें यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ, ये क्लियर हो गया ना रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी अगर कोई पूछे कि रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है, तो बोलना कि वैसा बॉडी जिसके कि किसी दो पॉइंट के बीच, ठीक है, सेपरेशन चेंज ना हो, ठीक है, वैसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, चेंज ना हो, कब चेंज ना हो, मान लो वो ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कोई किसी भी कंडीशन में, ठीक है, वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, या घूमते हुए यानी चलते हुए रोटेट कर रहा है, तो हर एक केस में क्या होगा, उसके दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होना होगा। ठीक है, तो वैसे बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, और वैसा बॉडी जिसमें कि डिस्टेंस वगैरह चेंज हो जाए तो वैसे बॉडी को हम बोलेंगे नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, या इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन की बात करें तो ये हमने सर्कुलर मोशन में ही लिखा था कुछ फार्मूला, कि सर्कुलर मोशन में हमने डिफाइन किया था, देखो, थीटा एंगुलर पोजीशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब डिफाइन किया था कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, और हमने ये भी लिखा था कि हमने ये भी लिखा था कि डी थीटा बाई डी टी जो होती है, ठीक है, जो हमने लिखा था कि जो डी थीटा बाई डी टी होगी वो ओमेगा की इक्वल होगी।
और हमने ये भी लिखा था कि अल्फा जो होगा डी ओमेगा बाई डी टी होगा, है कि नहीं। और उससे हमने कुछ इक्वेशन भी लिखे थे, जैसे कि हमने लिखा था वहां पे काइनेमेटिक्स में एस इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से जो हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। ये देखो ये है एंगुलर स्पीड, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी। ये जो अल्फा है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। या हम ऐसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से, तो थीटा इज इक्वल टू यू के जगह ओमेगा इनिशियल इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, या ऐसे प्लस टू अल्फा इंटू एस की जगह थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस से लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस, अगर हम ओमेगा एवरेज, अगर हम एस की बात करें तो एस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टाइम, ठीक है, वी प्लस यू बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सब लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन जो हमने लिखा है वो इक्वेशन लिखा है काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पॉइंट मास से, कि मान लो कि कोई मास ट्रांसलेट कर रहा है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम की मान लो तो एस इक्वल वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ऐसा हमने फार्मूला लिखा था, वही फार्मूला से ये सब आया। ये सब चीजें थी लिनियर, ठीक है, जो भी चीजें थी ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें जो आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हमने सर्कुलर मोशन में कर रखा है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, ये सब यस चीजें सर। हमने सर, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा फास्ट में हम लोग देख लिए, ठीक है। और इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोला है, आप लोग सॉल्व करके बताओ इसको, ठीक है, एक मिनट सॉल्व करो आप लोग, ठीक है, मैं वहां पे ले जाता हूँ। हाँ जी, आया किसी का? हेलो। सर पहले का तो 22 आ रहा है। पहले का 22 आ रहा है, 22 10 सेकंड में पूछा है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे यस सर 22। दूसरा दू, यार किसका माइक किसका ओपन है? अजय।
पीर बख्श मैम, सर पीर बख्श का ऑप्शन है। यार बंद कर लो माइक आपका, ठीक है। देखो जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी इतना से, यानी ओमेगा इनिशियल दे दिया हमें, ओमेगा इनिशियल 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। इसको मान लो कि अगर ये पहले मूव कर रहा था 2 रेडियन पर सेकेंड से, इस पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन लगना शुरू हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 सेकेंड बाद, यानी कि हमें ओमेगा फाइनल पूछी है पहले। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, ठीक है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल जो हो जाएगी ओमेगा इनिशियल 2 प्लस अल्फा, अल्फा 2 और टाइम जो है 10, तो यहाँ से निकालोगे तो ये 20 प्लस 2 22 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि थीटा कितनी आएगी। तो देखो एक रोटेशन में जो होता है बॉडी 2 पाई एंगल घूम जाता है, एक रोटेशन लगाएगा ना कोई भी चीज, तो एक रोटेशन मान लो कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, तो एक रोटेशन में ये 2 पाई घूम गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो एंगल कितना घूमा, ठीक है, कितना रेडियन एंगल घूमा, उसके बाद उसको हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो हो जाएगी, थीटा हो जाएगी ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा जो आ जाएगी ओमेगा इनिशियल 2, टाइम जो है वो 10 है, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा जो है वो 2 है और टी का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 100, ठीक है, यानी 120 रेडियन आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इस पूरे इंटरवल में 120 रेडियन घूमा है, ठीक है। तो 120 रेडियन घूमने का मतलब हो गया कि कितना नंबर ऑफ रोटेशन घूमेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि एक रोटेशन में जो होता है 2 पाई घूमा, ठीक है, ठीक है। तो एक रोटेशन यानी 2 पाई जब घूमा तब एक रिवॉल्यूशन हुआ, तो 100 2 पाई रेडियन जब घूमा तो 1 रिवॉल्यूशन दिया, तो 120 रेडियन घूमेगा तो कितना, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हो जाएगा 120 बाई 2 पाई हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये 60 बाई पाई, इसका वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा इतना रोटेशन, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सभी को वो? यस सर। हाँ जी, और यस बोलो सर। कोई। आदित्य, ठीक है, यस क्लियर सर। है ना? यस सर। चलो, यस तो सर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है ये भी कर लो जल्दी से, ठीक है। आज हम लोग बेसिक बेसिक ही चीजें करेंगे। जल्दी से करके बताओ। सर क्वेश्चन दिखा दो। सर 150 होगा। सर आप म्यूट हो। हाँ जी, बोल रहा हूँ कि ठीक है, आपने क्या निकाला। तो देखो थीटा निकालने का दो फार्मूला है, एक तो है थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसमें अल्फा गिवन है, बताओ, बोलो। यस यस ये सर। नहीं है गिवन,
सर लेकिन जो हमें वेलोसिटी दी हुई है इंटरवल और टाइम दिया हुआ सर, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना? तो अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, जैसे कि हम लिखते थे ना, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे ना। तो यह एक फार्मूला और है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, जैसे कि हम एस इक्वल टू लिखते हैं ना, वी प्लस यू बाई टू इंटू टाइम, एवरेज के केस में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का सम बाई टू इंटू टाइम, यहाँ से एस आ जाता है। उसके थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू इंटू टी। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगी ना इस फार्मूला से, तुम यहाँ से भी अल्फा निकाल के इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, नो डाउट, कोई आंसर गलत नहीं होगा उससे भी। तो ओमेगा इनिशियल 20 पाई, ओमेगा फाइनल 40 पाई अपॉन टू इंटू टाइम जो है 10। तो ये क्या हो जाएगी, 40 to 60। ठीक है, 60 पाई बाई टू इंटू 10। ठीक है, तो ये एक्चुअली 30 आ जाएगा, ये 300 पाई। ठीक है, तो थीटा जो आ गई, थीटा जो आ गई वो 300 पाई आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो हो जाएगा वो थीटा बाई 2 पाई हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रोटेशन जो हो जाएगा 300 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये एन जो हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना? सही था दिव्या आपका। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए सर, अवंती फैलो से कॉल आ गया था मैम का। देखो बेटा, ये है ना कि जो थीटा हमें यहाँ पे एक्चुअली थीटा निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है, तो थीटा अगर पता चल जाएगा, थीटा बाई 2 पाई कर दोगे तो नंबर ऑफ रोटेशन थीटा निकाल। हमें गिवन जो है, हमें ओमेगा इनिशियल गिवन है 20 पाई, ओमेगा फाइनल गिवन है 45 और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमें थीटा निकालना है। तो इसके हेल्प से थीटा निकालने का दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक तो है थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा हमें गिवन नहीं है बेसिकली, तो अल्फा तुम इस तीनों के हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे हम ए लिखते थे बी माइनस यू बाई टाइम, उसी तरह अल्फा लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम। तो यहाँ से अल्फा निकाल के इसमें पुट कर दो, आ जाएगा। दूसरा जो हम लोग एक फार्मूला लिखते थे डिस्प्लेसमेंट का, एस इक्वल टू फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू इंटू टाइम, एवरेज के टर्म में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू इंटू टाइम। उस तरह से हम यहाँ पे थीटा को भी लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू इंटू टाइम। तो यहाँ से थीटा जो है, क्योंकि हमें ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल दिया हुआ है, टाइम पता है, तो यहाँ से थीटा हमने डायरेक्ट निकाल लिया बिना अल्फा निकाले, है ना? सर एक बार फॉर्मूला बता दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू इंटू टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टाइम लिखते थे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो, अगर मैं ऐसा लिख लूँ थीटा इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, तो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कैसे करेंगे, पता है सभी को? यस सर। थीटा बाई कैलकुलेट करो। पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, एंगुलर वेलोसिटी। सर बोलिए।
आया किसी का? सर आ गया सर। बताओ। एंगुलर सर फोर्स और 34 सारा 60 प्लस तो सबसे पहले एक मिनट बेटा, ओमेगा तो आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा जो आ जाएगी 60+4, है ना। तो ओमेगा आ गई 60+4, टाइम रख दो एट 5 सेकेंड। ओमेगा जो हो जाएगी 6 × 5+4, ये 34 अगेन हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है। अल्फा, अल्फा जो होती है वो डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो अल्फा आ जाएगी। तो अल्फा जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी ना। यस सर। ठीक है। चलो, तो इसी तरह के जो है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो रोटेशन जो है एक्चुअली में यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। क्या आप लोग कर रहे हो? सर वो कॉल आ गई थी अभी लोकेश सर की। क्या थी? क्या कॉल आई थी? हाँ जी, सर भी बोलो। कॉल आ रही है सर अभी से सबको ही। क्या क्या किसके रिगार्डिंग? सर वही पूछ रही थी मैम, क्लासेस के बारे में और टेस्ट के बारे में। फीडबैक ले रही और थी सर, फॉर्म फीडबैक का। अच्छा यस हाँ अभी हाँ क्लास अभी उन लोग का क्लास है, क्लास चल रहा है, उन लोग को पता नहीं है क्या? सर अंशिका, आपको किस कौन मैम थी? सर मैम ने नाम तो नहीं बताया, बस मैम पूछ रही थी सारी, मतलब इंफॉर्मेशन ले रही थी। फिर उसके बाद फिर मतलब एक मिनट 40 सेकंड के आसपास बात हुई मैम से। फिर मैम ने बोला ठीक है, तो अभी तुम्हारी क्लास चल रही है तो क्लास ले लो। और तानसा मैम, किसके किसके पास कॉल आया है? अभी तक आ चुका है? पास भी आया। नेहा, आपके जैसे पास भी शायद आया? मेरे पास आकांक्षा मैम के कॉल आया था। अभी तो कॉल नहीं करना चाहिए ना कि लास्ट टाइम। चलो कोई ना, देखता हूँ। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे देखो, जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन वगैरह, न्यूटन्स लॉ वगैरह हम लोग ने पढ़ा था, तो वहाँ पे मास आया था। ठीक है। उसी तरह जब रोटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नया फिजिकल क्वांटिटी आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि हमें मास से पता चलता है कि कोई भी चीज का अगर मास ज्यादा है, ठीक है, अगर कोई भी चीज का मास ज्यादा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस चीज को मूव कराना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है। यानी मास ज्यादा है यानी कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि उसको अपोज करे, कोई भी चेंज को अपोज करे। अगर मान लो कि कोई भी चीज चल रही है या रुकी हुई है, मान लो कोई चीज अभी रुकी हुई है, तो रुकी हुई चीजें के पास क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है। ठीक है। तो उसको मूव कराने के लिए वो खुद से मूव नहीं करेगी, उसको मूव कराने के लिए तुम्हें फोर्स का रिक्वायर होगा। ठीक है। मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स का रिक्वायर होगा। मान लो कि दो ब्लॉक तुम्हारे पास रेस्ट है, एक ब्लॉक है मान लो 50 kg का, दूसरा ब्लॉक है मान लो 200 kg का। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि किसको मूव कराना ज्यादा इजी होगा और किसको मूव कराना ज्यादा कठिन होगा, ठीक है, तो 50 kg को मूव कराना इजी होगा एज कंपेरिजन ऑफ 200 kg, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 200 kg को मूव कराना ज्यादा मुश्किल है, यानी कि 200 kg के पास जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो मास से कंपेयर कर लेते थे। ठीक है। वैसे ही अगर सेम, अगर मान लो कि ये 50 kg मूव कर रहा है, ये 50 kg वी वेलोसिटी से जा रहा है, ये 200 kg भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो सेम अगर चीज तुमसे पूछे कि किसको रोकना इजी होगा, बताओ। बोलो। सर 50 वाले को। सर 50 kg को। सर ठीक 50 है ना, वाले 50 kg को 200 kg को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या है कि का जो है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, जब वो रेस्ट में था तब उसको चलाना मुश्किल था, जब वो मूव कर रहा था तो उसको रोकना मुश्किल था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 200 kg को रोकना या चलाना दोनों चीजें मुश्किल है। ठीक है। इसका मतलब है कि 200 kg का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। तो जो इनर्शिया होती थी ना, इनर्शिया इनर्शिया वो जो होती थी वो मास के प्रोपोर्शनल होती थी। जिसका जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया ज्यादा, उतना ज्यादा होता था। अगर वो मूव कर रहा होता था तो इनर्शिया ऑफ मोशन था, अगर वो रोटेट कर रहा था होता है तो इनर्शिया ऑफ, सॉरी,
अगर वो रुका हुआ रहता है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई भी चीज एक डायरेक्शन में मूव करती है ना तो वो एक डायरेक्शन में ही मूव करते रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनल, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ में शायद सर पढ़ाए थे ना इनर्शिया जी, यस इनर्शिया के बारे में, ठीक है। इनर्शिया पता है ना, इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, ये सब एनएलएम में पढ़े थे, इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, ये सब, सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो इनर्शिया से पता चलती है कि किसको मूव कराना कितना डिफिकल्ट है और कितना इजी है, ठीक है। तो वैसे जो मास है वो इनर्शिया के बारे में बता देता था। उसी तरह से रोटेशन में जो आता है ना, रोटेशन में, तो रोटेशन में बॉडी घूम रही होती है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टर्म आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम एमआई से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि किसको, किसी चीज को रोटेट करना कितना इजी है या डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बताती है रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, ठीक है। हाउ डिफिकल्ट, हाउ इजी और डिफिकल्ट टू मूव, टू रोटेट एनी रिजिड बॉडी, ठीक है। तो कोई भी चीज का अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, मान लो कि कोई भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ गया तो उसको रोटेट करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। सर उसको क्या बोला, रोटेशनल के बाद क्या लिखा है वो? रोटेट एनी रिजिड बॉडी, ये रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। क्या करो वो देखिए सही समझ में ये आया। एक्चुअली रोटेशनल इनर्शिया है, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया ये क्या बताते हैं कि हाउ इजी और डिफिकल्ट टू रोटेट एनी रिजिड बॉडी, ठीक है। या तो रोटेट करना कितना डिफिकल्ट या इजी है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसको रोकना कितना मुश्किल होगा। जैसे हमें यहाँ पे इनर्शिया के केस में रेस्ट में था तो उसको मूव कराना मुश्किल था, किसको हमने कंपेयर कर लिया। उसी तरह से दो अगर बॉडी है, मान लो दो बॉडी है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई मान लेते हैं, वो कुछ भी यूनिक अभी हम नहीं लिखेंगे उसका, मान लो कि ये 20 है और दूसरे का जो आई है वो मान लो 100 है। तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इसको रोटेट करना, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट के अबाउट आता है, किसी एक्सिस के अबाउट आता है। तो क्योंकि कोई भी चीज रोटेट करता है तो कोई पॉइंट या कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 आया, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 आया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। सेम अगर आप ये रोटेट कर रहा होता तो हम ये बोलते हैं कि इसको रोकना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। समझ गए? हेलो। यस। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में न्यूटन्स लॉ वगैरह में मास का यूज किया है, ठीक है। मास प्रॉपर्टी था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास हमें बताता था कि किसी चीज को मास से हमें ये पता चलता था कि किसी चीज को मूव कराना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, रोटेशन में एक नया फिजिकल क्वांटिटी आया जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किसी चीज को रोटेट करना कितना मुश्किल है या इजी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, ठीक है, तो हमने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो किसी एक्सिस के वक्त होगा या किसी पॉइंट के वक्त होगा, ठीक है। बेसिक जनरली क्या होता है, एक्सिस के वक्त होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब रोटेट कर रही होती है तो एक एक्सिस के वक्त रोटेट कर रही होती है, ठीक है। तो हमें बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। कि मान लो एक बॉडी है मेरे पास, एक एम मास का बॉडी है, एम मास का बॉडी है, ये बॉडी मान लो इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। ये बॉडी जो है इस लाइन के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। इस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर रही है, और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस एक्सिस से, जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर आर ले ले, ठीक है, हम इस तरह से लिख देते हैं आर, ठीक है। ये मास है इसका एम, ठीक है। तो
तो हमें यहाँ पे बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। यानी कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कहीं कहीं आई से भी लिखा रहेगा, ठीक है, आई, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई या आई, ठीक है, हम आई ही ले लेते हैं, ठीक है। आई जो होगा, ठीक है, या ऐसा पहले लिख लेता हूँ, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो होगी मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, तो मास इंटू आर स्क्वायर। तो इसका जो आई आ जाएगा वो एम आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जो अगर कोई एक मास है वो इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर आर है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इसका मास एम है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तुम जैसे ही एक्सिस चेंज करोगे, ठीक है, मान लो कि एक्सिस तुम चेंज करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस मान लो तुमने यहाँ से हटा के तुम यहाँ कर लिए, ठीक है, तो अब ये इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, है कि नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, Sir. बोलो, ठीक है, Yes, sir. यस ठीक है, सर, तो बिल्कुल। Yes. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास ऑफ पार्टिकल, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे मास है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें यूनिट वगैरह अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग, कि मान लो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है, ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और देखो सबसे पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको हम डायरेक्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से बहुत सारे मास है मेरे पास, 3-4 मास ले लेते हैं। एक मास है यहाँ पे m1, इसका डिस्टेंस है ये r1, मान लो दूसरा मास यहाँ पे है m2, इसका डिस्टेंस है r2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग लेते हैं। एक मास यहाँ पे है, ठीक है, मान लो m3, और इसका डिस्टेंस मान लो Yes. r, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है, इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसको अगर हम एक सिस्टम मान ले तो आई जो हो जाएगा, हम I1 की बात करें तो I1 जो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, ठीक है, I2 जो हो जाएगा वो m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, I3 जो हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर। तो ये तो I1 I2 I3 हो जाएगी। अगर हमें आई टोटल चाहिए, आई टोटल, ठीक है, तो आई टोटल जो हो जाएगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर ज्यादा रहेगी तो ऐसे एस सो ऑन ऐड होते जाएगी। तो आई टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर और मास आती तो आगे, तो जनरली जो आई है, आई जो है वो समेसन ऑफ, आई जो है वो समेसन ऑफ, हम आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम सेंटर ऑफ मास में एक फॉर्मूला लिखे थे, याद है, कि सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा समेसन ऑफ एम आर बाई एम टोटल, यानी m1 r1 प्लस m2 r2 बाई टोटल मास करते थे ना। Yes, sir. अगर बहुत सारी मास है तो डिस्क्रीट मास के केस में, तो सेम उस तरह यहाँ पे है कि समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पे m से डिवाइड वगैरह नहीं होता है, तो सिर्फ क्या करना है, हर एक का m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर सभी को ऐड कर देना है सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है तो डायरेक्ट तुम ऐड कर सकते हो इसको। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो कुछ बातें कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड क्या क्या चीज़ें पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मास पे डिपेंड करती है। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, इस पे भी डिपेंड करती है कि कितना मास ज़्यादा है कहाँ पे। मान लो कि एक सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मान लो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट।
तो इसका मान लो कि ज्यादा मास इधर है, ठीक है, ज्यादा मास इधर है, इस इधर मास कंसंट्रेशन ज्यादा है, मास डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम है। तो ज्यादा मास का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दूर पे है ना। मान लो छोटा छोटा मास लेंगे, ठीक है कि नहीं, और कम मास वाला सब नजदीक है, कम मास वाला सब नजदीक है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मास जो है वो ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि मास किस तरह से किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तीसरा, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। हमने देखा कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज करें, जी यार माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ओपन है? तो ज्यादा कैसे हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो गलती से हो गया होगा। सर कंटिन्यू। आपका हुआ था क्या हर्षित, आपका हुआ था क्या? नो सर, डाउट है हर्षिता, हाँ जी बोलो। सर। वो मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक बार वापस से समझा दो। बेटा देखो कि मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, मान लो इसमें मास m1 m2 m3 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो कुछ मास m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, ठीक है, इस एक्सिस के वक्त निकालना है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, कि मान लो ये m3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, m3 यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर हम इसको सिस्टम ले ले, तो इसका अगर इस सिस्टम का निकालना है, तो इस सिस्टम में मास कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कितना कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ कहाँ, उस पर भी डिपेंड करेगी ना। अगर मास मान लो कि यहाँ मास ज्यादा है, यहाँ मास कम है, ठीक है, तब कुछ और आएगा। क्योंकि डिस्टेंस तो सब देखो, ये डिस्टेंस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर का होगा ना। अगर मान लो कि ये मास उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये मान लो 5 kg था, ये 2 kg था। अब 5 kg वाले से डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, इससे डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। तो ये 5 × 5 का 5 × 5 स्क्वायर, ये 2 × 2 स्क्वायर। अब मान लो कि ये 5 kg वाला यहाँ आ जाए और 2 kg वाला यहाँ, तो अब तो चेंज हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, 2 × 5 स्क्वायर प्लस 5 × 2 स्क्वायर। यस सर, ठीक है, समझ आ गया ओके, सर। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ये करती है। तीसरा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन एक्सिस हमने पीछे देखा कि रोटेशन एक्सिस अगर हम चेंज कर दें कि यहाँ से यहाँ पे ले आए रोटेशन एक्सिस, तब भी सेंटर ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? तो किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उस पर भी करता है, ठीक है। मान लो एक मास मेरे पास m मास है, अगर हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले ले, पहले हम I1 एक्सिस के अबाउट निकाले तो I1 आया, दूसरा इस एक्सिस के अबाउट निकाले I2, तो अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी ना। तो I1 बराबर नॉट इक्वल टू I2, है कि नहीं? यस। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। फिर से बात करें, साथ तो रहेगा लेकिन मास हमारा। क्या बोल रहे हैं? सर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में ही तो रहेगा मास। नहीं यार, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेगी तब तो मास चेंज हो, ये मोमेंट, मान लो कि तुम ये पहले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके से डिस्टेंस 5 मीटर है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर निकाले हम I1, ठीक है, ये 2 kg, तो 2 × 5 स्क्वायर आ जाएगा I1 ना। दूसरा एक्सिस मान लो कि इसके अबाउट, तो इसके अबाउट तो ये ऐसे घूम रहा है ना, और इसके अबाउट कैसे घूम रहा है, तो इसके अबाउट ये जो मान लो कुछ और लेते हैं, ये 3 मीटर का, ठीक है, तो ये I2 क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर ना। ठीक है सर। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी ये डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या चीजें पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती है, टॉर्क वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये जो है वो प्रॉपर्टी है, वो मान लो तो बॉडी की प्रॉपर्टी है, उसमें ये सब चीजें आती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन आती है, मास ऑफ बॉडी आती है, ठीक है, तो ये सब आती है। ये सब चीजें पे डिपेंड ये नहीं करती है। एसआई यूनिट की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो होता है mr² होता है, m मास का kg और r मीटर स्क्वायर, ठीक है, r डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो जाएगी। सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम, kg का ग्राम होता है और मीटर का सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो L2T - 0, ठीक है, क्लियर है ये यूनिट एंड यस सर। डायमेंशन।
तो आई का जो होगा वो केजी मीटर स्क्वायर, अगर आई हमें लिखना होगा 2 kg मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, है ना। मतलब पीछे यहाँ पे देखो तो डायमेंशन हमने नहीं लिखा था, यूनिट नहीं लिखा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था यूनिट क्या होगा, क्योंकि हमने तो डिफाइन ही नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ 20 लिख दिया, तो 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट। यस सर। यस। फिर यहाँ पे बोला है कि एज द डिस्टेंस ऑफ मास इंक्रीज फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, यहाँ पे देखो एज द डिस्टेंस ऑफ मास इंक्रीज फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज। ठीक है, तो वही चीज है कि मास, अगर मान लो कि मास का डिस्टेंस, ये मान लो कि रोटेशन एक्सिस है, इससे मास का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होती है। ठीक है, और अगर डिक्रीज होगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये? यस सर। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। आया किसी का? सर हो गया, 100 आ रहा है। सर हो गया 100 है। सर स्टॉप। 100। Yes. सौ सर। ठीक है, तो चलो कोई ना, क्लियर है। तो देख लो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ए बी। ठीक है, ए बी ये लाइन था, इसी के अबाउट निकालना है। तो 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, सभी का डिस्टेंस दे चुका है हमें, तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू, I1 हम 1 kg का ले ले, 1 इंटू इसका डिस्टेंस 1² I2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, I3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, I4 इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1, ये 8, ये 27। और ये 64। 64। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, आई नेट जो आ जाएगी। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगी। 100 ही आई ना? यस यस।
100 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कि कोई मास एक्सिस के ऊपर ही आ गया, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से देखो, इस तरह से कभी कभी ऐसे बना देगा ना, तो ये कि ये इस एक्सिस के बाद जो मास है ऐसे बना देगा, तो ये जो मास है ना ये इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही अपना हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मान लो कि कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, मान लो कि दो मास है, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही मास 1 मास 2 यहाँ पे है, जो कि मान लो किसी आर डिस्टेंस पे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ना, तो I1 तो हो जाएगा m इंटू जीरो का स्क्वायर, है ना, जीरो। तो कोई भी बॉडी ना एक्सिस पे ही लाई करे ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है, ठीक है। तो I2 जो हो जाएगी वो फिर आ जाएगी m इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगी I1 प्लस I2, तो सिर्फ एम आर स्क्वायर ही आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ये इस एक्सिस के बाद घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो बनाया हुआ है ना, लोकेशन का सेंस इस तरह से घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है। मान लो कि हमने एक मासलेस रॉड ले लिया, उसमें 3 मास को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह लिखा हुआ है, इससे आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। सर इन टोटल आ रहा है 82। 82, हाँ जी, देखो कीजिए, सभी का आ गया सर 92 आ रहा है शायद। 92, देख लेता हूँ। इसका डिस्टेंस देखो 3 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर 2। 2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 4 हो जाएगा। देखो माइनस वगैरह नहीं लेते, वैसे भी ये स्क्वायर हो जाता है, तो वो यही आ जाएगा। तो I1 जो आ जाएगी 4 इंटू 3 स्क्वायर, I2 जो आ जाएगी 2 इंटू यस सर 2 92। स्क्वायर, तो यस सर I3 जो आ 92। जाएगी 3 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐड कर लो, आई टोटल निकाल लो, ठीक है। चलो 92 आएगा। एक 92 आएगा, यस सर कंफर्म। यस सर 92। ठीक है। चलो कोई ना, सॉल्व करना है, इसमें कैलकुलेशन है 92 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं एक ऐसा बता देता हूँ, शायद इसमें एक और है यहाँ पे और एक यहाँ पे, चलो ऐसा। तो पॉइंट मास है 1 2 3 एंड 10 kg का, लाइंग ऑन पॉइंट, देखो एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है।
ध्यान देना। तो सबसे पहले तो हम मास को रख लेते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 10 kg। 1 kg 0,0 पे है, यहाँ पे है 1 kg। 2 kg है 2,0, यहाँ पे ले लेते हैं 2,0। ठीक है, 2, एक बार 0। हेलो, क्या बोला? सर एक बार ट्राई करें। सर बता दो, कोई नहीं। अगला ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है, 1 kg, ये 2 kg, ये 2 kg। ठीक है, 3 kg जो है वो है 0,3। 0,3 मतलब x0 y3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी कहीं। ठीक है, 3 kg 0,3। और जो एक है वो -2 -2, यानी माइनस माइनस दोनों कोऑर्डिनेट इस पे आता है माइनस। एक्स भी माइनस, सॉरी -2 यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। ठीक है, -2 -2। अब देखो हमें यहाँ पे जो मास है वो है 10 kg का। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर हम पहले बताओ किसके अबाउट चाहिए, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो अब देखो दो मास का तो जीरो ही हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो दो मास का तो जीरो ही हो गया, क्योंकि दो मास जो है इसी लाइन पे ही आ गए। ठीक है, इसके एक्सिस पे ही आ गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे अगर हम बात करें इसका डिस्टेंस तो ये 2 मीटर हो जाएगा, है ना। यस सर। तो I1 जो आ जाएगी वो 2 × 2 स्क्वायर। I2 जो हो जाएगी इसका, अगर हम इसकी बात करें, ये 10 kg का, तो इसका जो इस एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो ये होगा ना। हाँ जी, सर तो ये यस सर। डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 ही होगा ना। यस सर। देखो एक्स में जो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, यहाँ से यहाँ तक देखो -2 है ना, एक्स में ये -2। ठीक है, तो डिस्टेंस तो 2 ही होगा ना। हाँ सर। बोलो। यस ठीक है, सर। तो चलो, तो ये हो जाएगा, इसका मास 10 है ना, 10 × 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यस सर। और दो तो यस जीरो सर। हो जाएगा, I3 जीरो मान लेते हैं, I4 जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो आई नेट जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 48 ना। क्लियर है, ये होमवर्क में कर लेना। क्लियर है, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क कर लेना। ये देखो, ये मैं समझा देता हूँ, इसको भी होमवर्क में करना है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बोला, दो पार्टिकल है 2 kg 8 kg आर टाइड एट टू एंड ऑफ ए मासलेस रॉड ऑफ 20 मीटर। यानी एक मासलेस रॉड था, या मैं मान लो कि एक ये है। ठीक है, रॉड है जिसका कि कोई मास नहीं है। एक 2 kg का मास और दूसरा 8 kg का मास। ठीक है, 8 kg और दूसरा 2 kg का मास। ठीक है, इस रॉड का लेंथ 20 मीटर था, यहाँ से टाइड है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यानी इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल, यानी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है। तुम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो 2 kg वाले से, 8 kg वाले से। यस सर। मान लो हमें ये R1 चाहिए, अगर मान लो हमें R1 चाहिए तो R1 क्या आएगा, R1 ये R इंटू इसका मास बाई टोटल मास, है कि नहीं। यस सर। क्योंकि R1 में क्या करते थे, M2 इंटू R बाई M1 प्लस M2। ठीक है, दूसरे वाला का मास लेते थे इंटू R जो डिस्टेंस बिटवीन देम बाई टोटल मास। ठीक है, तो R1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये 8 10 16 मीटर। ठीक है, करना। तो ये 16 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा। सर एक बार दोबारा बताना कैसे लगा है ये। क्या सेंटर ऑफ मास अभी किया है ना हम लोग, किसी भी मास से मान लो दो मास है। ठीक है, M1 M2 दो मास है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास। तो इससे अगर R1 डिस्टेंस है तो यहाँ से M1 से R1 निकाल रहे हैं, तो R1 और ये टोटल डिस्टेंस R है इसका।
ठीक है। तो R1 जो होगा M2 इंटू आर, इसका मास इंटू आर बाई M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मास में तो इतना किए हम लोग ये, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यस सर। R1 16, ये 4, ठीक है। तो इसको होमवर्क में कर लेना आप लोग, ठीक है। जो हमने R1 निकाला, R1 क्या आया था, 8 इंटू 20 बाई 8 प्लस 2, है ना। तो ये अगर 16 आ गया तो ये 4। अब देखो दोनों का जो डिस्टेंस हमें पता चल गया इस एक्सिस से, ये 16 पे है, ये 4। तो आई टोटल निकाल लोगे ना, इसका मास इंटू 16 का स्क्वायर, इसका मास इंटू 4 का स्क्वायर, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, तो होमवर्क में कर लेना। फिर ये भी कर लेना, एक एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। एक एक्सिस है, ये एक्सिस के पे यहाँ पे 3 मास है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये इक्वालेटरल ट्रायंगल बना है, 4 मीटर का साइड है, 4 मीटर का, ठीक है। ये होमवर्क में कर लेना। क्लियर है। यस सर। तो तुम्हें बेसिकली ये निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, इस दोनों मास का तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इस मास का सिर्फ आएगा, ये डी निकाल लेना। तो m इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो ओके सर। रहने देते हैं। होमवर्क कर लोगे ना, 2-3 क्वेश्चन है जो, ठीक है सर। सर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है। नो सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं। बाय एवरीवन। बाय 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 सर। थैंक यू सर। गुड बाय नाइट सर। बाय। गुड नाइट।